सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 30 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। अभी हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो सही उत्तर होगा भारत को इस बार चौथे स्थान पर रखा गया है। हम बात कर रहे हैं हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 की। ये इंडेक्स क्या बताता है? ये बताता है कि दुनिया में कौन से देश और शहर सबसे अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स रखते हैं, मतलब किस देश में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है। यूनिकॉर्न के बारे में तो आपको बताइए, एक ऐसा स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $1 अरब या उससे ज्यादा की होगी तो उस स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बोला जाता है। तो इस रैंकिंग में अगर बात करें, हमने कहा भारत को चौथे स्थान पे रखा। तो भारत में कितने यूनिकॉर्न है? 61 यूनिकॉर्न है और इसके साथ भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। पहले पे अमेरिका है, मतलब अमेरिका में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है, कितने? 806। फिर चाइना का नंबर आता है 381। फिर ब्रिटेन को रखा है 70 यूनिकॉर्न के साथ, ये तीसरे स्थान पर है, भारत चौथे स्थान पर है। अच्छा, भारत के अंदर बात करें, भारत के अंदर भी किस शहर में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है? तो बेंगलुरु में है, 25 यूनिकॉर्न है। और उसके बाद मुंबई का स्थान आता है, मुंबई में 13 यूनिकॉर्न है। वैसे अगर हम देखें ना, तो भारतीयों ने दुनिया भर में 217 यूनिकॉर्न बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको कि 217 कैसे? अभी तो हमने पढ़ा था कि भारत में 61 यूनिकॉर्न है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? भारतीयों ने कितनी यूनिकॉर्न कंपनियां, कितने यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बनाए हैं? तो 217 हैं। इन 217 में अगर आप डिवाइड करोगे तो भारत के अंदर है 61, भारत के बाहर है 156, और इन 156 में भी अगर देखोगे तो 142 तो मात्र अमेरिका में ही है, जो कि भारतीयों के स्टार्टअप्स है, भारतीयों के यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है। और इन सभी भारतीय कंपनियों का जो यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, अगर इनकी कुल वैल्यूएशन हम देखेंगे तो लगभग $600 अरब है। अच्छा, दुनिया में टोटल कितने यूनिकॉर्न है? तो 1603 यूनिकॉर्न है। और इन सभी का अगर वैल्यूएशन करने लगोगे तो $8 ट्रिलियन बनता है। दुनिया में सबसे बड़ी जो यूनिकॉर्न कंपनी है वो है एंथ्रोपिक, लगभग इसका जो मार्केट वैल्यू है $965 अरब है। अच्छा, आपको याद आएगा यूनिकॉर्न से कि भारत की जो पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बनी थी उसका नाम क्या है? स्काई रूट एरोस्पेस, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। और यूनिकॉर्न कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को। ठीक है, तो ये हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको करवाए। अब कुछ इंडेक्सेस, कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। एक हमने पढ़ा था भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भारत के रैंक के 91 टॉप पर डेनमार्क है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत के रैंक के 130 टॉप पर आइसलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत के रैंक के 131 टॉप पर आइसलैंड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत 99 पे है, टॉप पर फिनलैंड है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41 पे है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38 पे है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 127वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 116वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड हो गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के रैंक है 102। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भारत 157 पे है, टॉप पर नॉर्वे हो गया। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका। और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 13वें स्थान पर है, टॉप पर पाकिस्तान। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 23वें स्थान पर है, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे, टॉप पर आइसलैंड हो गया। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भारत 70वें स्थान पर है, टॉप पर स्वीडन हो गया। आईक्यू एयर ने 2025 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की, उसमें सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है, भारत छठे स्थान पर है। और सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद का लोनी है। तो दिल्ली ये दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही। अभी रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स आया था, भारत 16वें स्थान पर है, टॉप पर सिंगापुर, इसको जारी किया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने। और अभी पढ़ा हमने क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स भी आया था, इसमें भारत 13वें स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। ठीक है, तो ये 20 इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हमने रिवाइज करे हैं भैया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा कौशल महोत्सव 2026 कहां पर आयोजित किया गया? तो आंसर होगा वारंगल में। तो वारंगल कहां पर है? तेलंगाना में। तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? जयंत चौधरी। तो अब इस मंत्रालय ने अभी 27 जून को तेलंगाना के वारंगल में कौशल महोत्सव 2026 का आयोजन किया, जो कि एक तरह का रोजगार मिला है, जॉब फेयर है। तो इसका उद्देश्य है युवाओं को सीधे कंपनियों से जोड़ना, उन्हें नौकरी या अप्रेंटिसशिप यानी कि ट्रेनिंग दिलवाना,
ट्रेनिंग के साथ नौकरी के अवसर दिलाना। तो इस जॉब फेयर में, जिसका नाम है कौशल महोत्सव 2026, इसमें 50 से अधिक बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया। युवाओं के लिए 5000 से अधिक नौकरी और अप्रेंटिसशिप के अवसर उपलब्ध कराए गए। उद्देश्य था स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाना। अब तेलंगाना में शुरू किया तो तेलंगाना ले चलते हैं। ये रहा मैप में तेलंगाना। कैपिटल हैदराबाद हो गई है, जो कि मूसी नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ल। और ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर के नया राज्य बना कब? 2 जून 2014 को। राज्य के पक्षी भारतीय रोलर हो गया, पशु है जिंका हिरण, वृक्ष है जम्मी चेट्टू, पुष्प है तांगेदू, उत्सव है सदर सम्मेलन। उसके अलावा आपको याद है पैराक्वाट हर्बिसाइड पर प्रतिबंध लगाने वाला तीसरा राज्य बना था तेलंगाना, केरल और उड़ीसा के बाद। और भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? आईआईटी हैदराबाद में। हैदराबाद का उस्मानिया विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया, जिसे भारतीय मानक ब्यूरो से एक साथ 4 अंतरराष्ट्रीय आईएसओ सर्टिफिकेट मिले। तेलंगाना सरकार ने कैंसर को अधिसूचित रोग, नोटिफिएबल डिजीज बना दिया। और दूसरा रग्बी प्रीमियर लीग 2026, इसका आयोजन हुआ गाचीबौली स्टेडियम हैदराबाद में। और अभी याद है डॉक्टर श्रीनिवास राव को हैदराबाद में 2024-25 के लिए प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तेलंगाना सरकार ने प्रोजेक्ट संजीवनी नाम की एक नई योजना शुरू की। इस योजना का मकसद है सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की जल्दी मदद करके उनकी जान बचाना। और भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी ये बन गई स्काई रूट एरोस्पेस, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। और भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस बन गई, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के वारंगल में भारत का पहला पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया। तेलंगाना के खम्मम जिले के वेंकटपुरम गांव में भारत का पहला महिला एवं सहायता समूह के द्वारा संचालित और सौर ऊर्जा संयंत्र ये शुरू किया गया। कहाँ पे? तेलंगाना के खम्मम जिले में। और तेलंगाना सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार बढ़ाने के लिए भी स्त्री राइड नाम से एक पहल भी शुरू की। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में दूसरा पैक्स सिलिका समिट 2026 कहां पर आयोजित हुआ? तो आंसर होगा वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। पहले अगर बात करें पैक्स सिलिका क्या है, तो आप कहोगे ये अमेरिका के नेतृत्व में शुरू की गई एक वैश्विक पहल है, जिसका उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर चिप और महत्वपूर्ण खनिजों, क्रिटिकल मिनरल्स की सुरक्षित और भरोसेमंद सप्लाई चेन बनाना, ताकि भविष्य में किसी एक देश पर निर्भरता कम हो और तकनीक की आपूर्ति बाधित न हो। और इसमें वर्तमान में 35 सदस्य देश हैं। पैक्स सिलिका का मतलब हो गया, पैक्स का मतलब हो गया शांति, स्थिरता और नियम आधारित व्यवस्था। और सिलिका मतलब सिलिकॉन, जिससे कंप्यूटर चिप्स बनती है, यानी तकनीक और चिप उद्योग के लिए सुरक्षित एवं नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था। इसका आयोजन कौन करता है? अमेरिकी विदेश विभाग। भारत इसमें कब शामिल हुआ था? अभी फरवरी 2026 में ही नई दिल्ली में जब एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था, तो उसी समय भारत इस पहल का सदस्य बना था। इसका जो पहला शिखर सम्मेलन है, पहला समिट है, वो पिछले साल हुआ था दिसंबर 2025 में वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में ही। और अभी ये दूसरा सम्मेलन हुआ 25 और 26 जून को वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में ही। मतलब अमेरिका ही इसका आयोजन करता है। बाकी कुछ और समिट्स में आपको रिवाइज कराऊं तो अभी अगर बात करते हैं जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 जो पिछले साल हुआ था बेलम, ब्राजील में, इस साल COP31 होगा एंतालिया, तुर्की में। और अगले साल COP32 होगा एडिस अबेबा, इथियोपिया में। बात करें 10वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2026, ये हुआ चंडीगढ़ में। नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 प्रयागराज, यूपी में। सेंटा मार्टा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2026 सेंटा मार्टा, कोलंबिया में। और पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन ये हुआ नई दिल्ली में। मेंटेनेंस कमांड कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन इंडियन एयर फोर्स ने किया नागपुर में। संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण हुआ जयपुर में। किम्बरली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 हुआ मुंबई में। 10वां हिंद महासागर संवाद ये हुआ नई दिल्ली में। विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन, अब इसके 79 नंबर की बैठक हुई थी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन हुआ ओस्लो में, नॉर्वे की कैपिटल है। 26वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हुई थी। एशियाई उत्पादकता संगठन यानी कि एशियन
प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की 68 नंबर की बैठक हुई नई दिल्ली में। भारत का पहला नेशनल एआई एंड डिजिटल वाटर समिट हुआ बेंगलुरु में। भारत और चीन ने बीजिंग में सीमा मामलों पर चर्चा के लिए वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की 35वीं बैठक का आयोजन किया। और हमने देखा भी कनाडा यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट में भाग लेने वाला पहला नॉन यूरोपियन कंट्री बना था। ये बैठक अभी येरेवन आर्मेनिया में हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स है, मैंने आपको रिवाइज करा है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक से अभी किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा विश्वनाथन आनंद को। तो भारत के महान शतरंज खिलाड़ी हैं, या हम कह दें हमारे पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद, और इन्हीं को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रतिष्ठित स्वर्ण पुरस्कार गोल्ड मेडल से अभी सम्मानित किया गया। यह सम्मान चेन्नई में आयोजित एक विशेष समारोह में दिया गया। उन्हें ये पुरस्कार भारतीय खेलों में उनके शानदार योगदान और शतरंज में भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने के लिए दिया गया। और विश्वनाथन आनंद इस सम्मान को पाने वाले छठे व्यक्ति बन गए हैं। इनसे पहले 5 किन किन खिलाड़ियों को ये पुरस्कार मिल चुका है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले सुनील गावस्कर को मिला था, इनका संबंध क्रिकेट से है। फिर विजय अमृतराज को टेनिस के खिलाड़ी, प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन से संबंध, पीटी उषा इनका संबंध था एथलेटिक्स से, रनर थे आप जानते हो, और मिल्खा सिंह को भी मिल चुका है। और अभी 6वें नंबर पे या छठा किसको दिया गया? विश्वनाथन आनंद को, जिनका संबंध है शतरंज से। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, ये भी ध्यान में रखना। बाकी खेलों से कुछ प्रश्न या खेलों से ही कुछ अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे अभी दुबई में 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार में ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया नोवाक जोकोविच को, सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन किसे चुना गया? सचिन तेंदुलकर को। बीसीसीआई इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया स्मृति मंधाना को। बेलिंडा क्लार्क अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया एनाबेल सदरलैंड को। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम किस देश की बन गई? तो भारत की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जय शाह को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रतिष्ठित यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026 में शामिल किया गया। और इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड्स का आयोजन पहली बार अभी 20 जून को ही किया गया था नई दिल्ली में, जिसमें हमने देखा था कि बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर 2025 चुना गया पारुल चौधरी को, और बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2025 चुना गया था नीरज चोपड़ा को, जिनका संबंध है भाला फेंक से। अच्छा, इस पुरस्कार समारोह का आयोजन किसने किया था? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली में किया। ठीक है, तो हमारा प्रश्न एक अवार्ड वाला था जिसमें एक खिलाड़ी को ये पुरस्कार मिला। तो खिलाड़ियों से संबंधित कुछ अवार्ड्स मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में भारत में किस शहर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है? तो ये हुआ है हैदराबाद में। तो तेलंगाना की जो कैपिटल है हैदराबाद, वहां पे अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास की एक सड़क का नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा गया है। इस नई सड़क के नाम का उद्घाटन अभी तेलंगाना के जो उप मुख्यमंत्री हैं भट्टी विक्रमार्का माल्लू ने किया है। और ये सड़क अमेरिका की अभी 250वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के सम्मान में इस सड़क का नाम रखा गया। अब इस प्रश्न में नाम बदलने वाले ही कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज करूंगा। जैसे मुंबई के पुराने कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया। झारखंड में अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस्ड हेल्थ क्लिनिक कर दिया। उत्तर प्रदेश के शाजापुर जिले के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर भगवान परशुराम के नाम पर परशुरामपुरी कर दिया। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर दिवंगत लोक नेता दिनकर बालू पाटिल के नाम पर रखा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको आप कहते हैं विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, वीजी राम जी, और इसमें रोजगार की अवधि को 100 से बढ़ाकर कितना किया जाएगा? 125। केंद्र सरकार ने पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया। इसके अलावा राज्यपालों के राज्य भवनों के नाम बदलकर लोक भवन कर दिए गए। और पश्चिम बंगाल ने रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री का नाम बदलकर अभी महात्मा श्री कर दिया। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पाक्योंग हवाई अड्डा, इसका नाम बदलकर त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डा कर दिया गया। ये सिक्किम का एकमात्र और भारत का 100वां चालू हवाई अड्डा है। उसके अलावा अब राजस्थान में माउंट आबू का नाम बदलकर
अबूराज कर दिया। ठीक है, ये भी जरूर ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को तेज करने और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए अभी गो ईस्ट पॉलिसी को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। गो ईस्ट उड़ीसा सरकार की एक नई योजना है जिसका उद्देश्य है राज्य में अधिक उद्योग इंडस्ट्रीज लगाना और निवेश लाना। इसकी घोषणा अभी वहां के जो मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी उन्होंने की भुवनेश्वर में। गो ईस्ट का फुल फॉर्म भी है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ईस्ट इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर एंड स्पेशल टास्क फोर्स। तो उड़ीसा सरकार ये पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों को उड़ीसा में फैक्ट्री लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अगले 5 सालों में उड़ीसा को पूर्वी भारत का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाना है, इंडस्ट्रियल हब। और अगर यहाँ पे कोई इंडस्ट्री खोलता है, या यूं कहूँ कि पहले किसी परियोजना को मंजूरी मिलने में लगभग 400 दिन लगते थे, अब इसे घटाकर 160 दिन से भी कम कर दिया। और भविष्य में बोला जा रहा है कि 100 दिन से भी कम समय लगेगा आपकी परियोजना को मंजूरी मिलने में, ताकि जल्दी से मंजूरी मिल जाए, जल्दी से फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए तो वो अपनी इंडस्ट्री यहाँ पे डाल सके। अब बात उड़ीसा की हो रही है तो ये रहा मैप में उड़ीसा। पहले तो यहाँ पे देखो ये क्या है, चिल्का लेक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है ये। और भारत में जो रामसर साइट का दर्जा मिला था, अभी 100 रामसर साइट्स हो चुकी हैं, लेकिन जो पहली वाली थी वो यही थी, चिल्का लेक। बाकी कुछ और प्रश्न मतलब स्टैटिक देखो उड़ीसा से। कैपिटल भुवनेश्वर हो गई है, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, गवर्नर है हरिबाबू कंभमपति। राजकीय पशु सांबर डियर हो गया, पक्षी है इंडियन रोलर, वृक्ष है पीपल का, पुष्प है अशोक का फ्लावर। भितरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है यहाँ पे। हीराकुड बांध है महानदी पर, इंद्रावती बांध है इंद्रावती नदी पे। अब्दुल कलाम द्वीप है यहाँ पर, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे। और यहाँ का क्लासिकल डांस ओडिसी हो गया, क्लासिकल लैंग्वेज उड़िया है। कोणार्क सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पैगोडा। कुछ फेस्टिवल्स देखें तो नुआखाई महोत्सव हो गया, रजा पर्व हो गया, बाली यात्रा हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, छऊ महोत्सव हो गया, बोईता वंदना महोत्सव हो गया, शीतल षष्ठी पर्व हो गया, थानु यात्रा उत्सव हो गया। उड़ीसा से कुछ करंट अफेयर्स भी देख लो, जैसे आरबीआई ने देश का दूसरा हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में लॉन्च किया, जबकि पहला मिलेगा आपको नवी मुंबई में। उड़ीसा के देवबरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में अभी दूसरा भारतीय बाइसन महोत्सव का आयोजन हुआ था। उड़ीसा सरकार ने भूमि संबंधी धोखाधड़ी रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जमीन के दस्तावेजों पर क्यूआर कोड लागू करने की घोषणा की। नीति आयोग ने अभी दूसरा जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 जारी किया, तो उसमें पहले स्थान पर उड़ीसा है। ब्लैक स्वान समिट अभी भुवनेश्वर में हुआ था, भारत में पहली बार हुआ। पंचू डोला उत्सव हुआ था यहाँ पर। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले का कुसुनपुर गांव राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनेगा। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किसे प्रथम पुरस्कार मिला? पारादीप पोर्ट उड़ीसा। 24वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 ये हुआ था भी कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में, इसमें टॉप पे हरियाणा है। 23वां वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2028 में जो होंगे वो भी होंगे कलिंगा इंडोर स्टेडियम में भुवनेश्वर में ही, पहली बार होंगे ये भारत में। और भी जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सुदर्शन पटनायक को। ये प्रसिद्ध भारतीय रेत कलाकार हैं, सैंड आर्टिस्ट हैं, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। भारत की पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 ये भी हुई थी कलिंगा इंडोर स्टेडियम में ही। भारत कोल गैसिफिकेशन और महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ये भारत का पहला स्वदेशी कोयले से अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू करेंगे? उड़ीसा के लखनपुर में अभी शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना ये भी यहाँ पर शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर में भारत की पहली वाणिज्यिक कमर्शियल कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने वाली परियोजना की आधारशिला रख दी है। ये ऊपर जो प्रश्न था वही मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक ही है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल नई पीढ़ी के तीव्र गश्ती पोत यानी कि फास्ट पेट्रोल वेसल को अभी शामिल किया गया। इसका नाम क्या है? तो आईसीजीएस अक्षय। आईसीजीएस मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप और अक्षय इसका नाम है। तो आईसीजीएस अक्षय ये भारतीय तटरक्षक बल का नई पीढ़ी का तेज गश्ती पोत है, फास्ट पेट्रोल वेसल। और इसे अभी 27 जून को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में भारतीय तटरक्षक बेड़े में शामिल किया गया। इसका निर्माण यहीं पर हुआ था, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में ही। अक्षय का मतलब होता है, एक संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है जो कभी नष्ट न हो, अविनाशी। तो ये आईसीजीएस अक्षय क्या क्या करेगा? समुद्र में तेज गश्त करेगा, तस्करी, समुद्री अपराध और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाएगा, समुद्र में फंसे लोगों और जहाजों का खोज और बचाव करने का काम करेगा,
समुद्री प्रदूषण रोकने और पर्यावरण की रक्षा करेगा, भारत की लंबी तटरेखा और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की निगरानी करेगा, प्राकृतिक आपदा के समय राहत और सहायता पहुंचाएगा। ये सारे काम ये करेगा। आईसीजीएस अक्षय नाम याद रख। भारतीय तटरक्षक बल की अगर बात करें, स्थापना होती है 1 फरवरी 1977 और इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? रुस्तम जी समिति। और भारतीय तटरक्षक बल का जो पहला जहाज था उसका नाम आईसीजीएस कुठार था। पहले महानिदेशक थे वीए कामत, अभी 26वें नंबर के हैं। क्या नाम है? परमेश शिवमणि। मुख्यालय नई दिल्ली। आदर्श वाक्य वयम रक्षाम। आपको याद है समुद्र प्रताप, ये भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया भारतीय तटरक्षक बल के लिए। और जो दूसरा इसी तरह का पोत बना रहे हैं उसका नाम है समुद्र प्रचेत। अभी जामाता अभ्यास हुआ था भारत जापान के कोस्ट गार्ड्स के बीच में, कहाँ? चेन्नई में। और भारतीय तटरक्षक बल को पहला स्वदेशी होवर क्राफ्ट जिसे एयर कुशन व्हीकल आप कहोगे, ये मिल चुका है। इसका निर्माण किया है गोवा की चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। अभी चौथा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ था रोम इटली में, जिसकी सह अध्यक्षता जापान ने की। सागर कवच मॉक ड्रिल 2026 भारत की तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया एक सुरक्षा अभ्यास था। आयोजन इसका इंडियन कोस्ट गार्ड ने ही किया था। कहाँ? माहे और केरल के तटों पर। और इंडियन कोस्ट गार्ड का एक नया जहाज आईसीजीएस आंचल भी अभी मई में शामिल हुआ था, जो कि एक फास्ट पेट्रोल वेसल ही है, तेज गश्ती पोत। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 जून को। तो हर साल 29 जून को अंतरराष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के महत्व को समझाना और वहां की समस्याओं व संभावनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना। देखो, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, ट्रॉपिकल रीजन जिसे आप कहते हो, ये वो इलाका है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आता है। यहाँ साल भर गर्म मौसम रहता है और वर्षा भी अधिक होती है। ये दिवस क्यों मनाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता का महत्व बताने के लिए, लोगों को जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, गरीबी और बढ़ते शहरीकरण जैसी समस्याओं के प्रति जागरूक करने के लिए। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को मनाने का निर्णय लिया था। और 29 जून को ही क्यों? क्योंकि 29 जून 2014 को पहली स्टेट ऑफ द ट्रॉपिक्स रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी इसीलिए। तो जो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पे आप देखोगे तो पृथ्वी का लगभग 40% ये कवर करता है क्षेत्रफल, और दुनिया के लगभग 80% जैव विविधता आपको यहीं पर मिलेगी। ठीक है, अब जून का महीना भैया आज लास्ट है, तो जून में जो भी इंपॉर्टेंट डेज अभी तक हमने पढ़े, मैं आपको लास्ट टाइम रिवाइज करा रहा हूँ, फिर हम जुलाई में एंटर कर जाएंगे। तो 1 जुलाई को वर्ल्ड मिल्क डे, 1 जून को ग्लोबल पेरेंट्स डे, मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 9 जून को इंटरनेशनल आर्काइव्स डे अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस, 10 जून को सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, 10 जून को अंतरराष्ट्रीय नेत्रदान दिवस, 11 जून को अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, और 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। उसके अलावा 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून ग्लोबल विंड डे, 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, और 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस, 17 जून विश्व मगरमच्छ दिवस, 18 जून वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे, 16 जून विश्व सिकल सेल दिवस, 20 जून वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, और 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस, वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे, 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 25 जून को संविधान हत्या दिवस, 27 जून को विश्व एमएसएमई दिवस, और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी हमने मनाया था। ठीक है, तो ये जून के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 71वां अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर फ्लोरेंस राबियर। ये जो डॉक्टर फ्लोरेंस राबियर हैं, ये फ्रांस के प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक हैं, और उन्होंने मौसम का पूर्वानुमान यानी कि वेदर फोरकास्ट अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और उसी के लिए उनको ये पुरस्कार मिल रहा है। कौन सा पुरस्कार? विश्व मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार। तो अभी विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ही उन्हें अभी 71वें अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार को देने की घोषणा की है।
ये मौसम विज्ञान के क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। ये पुरस्कार उन्हें 2027 में 20वीं विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस में दिया जाएगा। अच्छा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करें, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 23 मार्च 1950 और इसीलिए 23 मार्च को एक दिवस भी मनाते हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं सेलेस्टेस साउलो, अर्जेंटीना से हैं। अब पुरस्कार वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स आपको और रिवाइज कराएं तो आपको पता है एबेल पुरस्कार 2026। इस एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। अभी दिया गया गर्ड फाल्टिंग को, जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, गणितज्ञ है। रंगमंच में उत्कृष्टता के लिए 2026 का मेटा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया अमोल पालेकर को। 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला आर वेरामुत्तु को, तमिल भाषा के लेखक हैं। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 रूबल नागी को। अभी साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई 2025 के लिए। हिंदी का ममता कालिया को दिया गया उनके संस्मरण मेमोयर जीते जी इलाहाबाद के लिए। अंग्रेजी का नवतेज सरना को उनके नॉवल क्रिम्सन स्प्रिंग और राजस्थानी का जितेंद्र कुमार सोनी को उनके नॉवल भारखम्मा के लिए। उनका एक कहानी संग्रह है ये। 2026 का प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया वीणा वादक जयंती कुमार रेश को, जबकि नृत्य कलानिधि पुरस्कार मिला नरेंद्र जी को, इनका संबंध है भारतनाट्यम से। और सरस्वती सम्मान 2025 मिला राम कुमार मुखोपाध्याय को, बांग्ला लेखक हैं, उनकी कृति हरा पार्वती कथा के लिए, जो कि एक बांग्ला उपन्यास है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 का आयोजन ये कहां पर किया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो पहली बार हो रहा है तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन अभी 28 और 29 जून को हुआ, ये नई दिल्ली के पूसा परिसर। इस सम्मेलन की अध्यक्षता हमारे जो केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ही। अच्छा, आप मुझे बताओ, अभी शिवराज सिंह चौहान की एक बुक आई है, उस बुक का नाम क्या है? बाकी इस सम्मेलन की बात करें, इसका विषय क्या था? विकसित ग्राम विकसित भारत। और इस सम्मेलन का आयोजन करने का उद्देश्य था देश के गांव का तेजी से विकास कैसे किया जाए, जैसे गांव में बेहतर सड़कें, बिजली, पानी की व्यवस्था कैसे की, किसानों की इनकम कैसे बढ़ाया जाए, रोजगार के नए अवसर कैसे पैदा किए, ग्रामीण विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना, आधुनिक तकनीक और नवाचार का उपयोग करके गांव को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, तो देश के गांव का तेजी से विकास कैसे किया जाए, यही इस सम्मेलन का उद्देश्य। और सम्मेलन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, मैंने आपको पीछे प्रश्न में रिवाइज करा दिए थे। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। और डेली इनकी पीडीएफ आपको मिल ही जाती है। प्रैक्टिस के लिए क्विज आपको मिल जाती है अपने क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, क्या कहते हैं उसको? गार्डियन ऑफ ब्लू होराइजन। फिर पूछ रहे, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अभी संन्यास लेने की घोषणा की है बेन स्टॉक ने, इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं ये। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया 29 जून को। फीफा ने कामकाज के नियमों का उल्लंघन करने के कारण किस फुटबॉल एसोसिएशन को सस्पेंड कर दिया, तो आंसर होगा नेपाल। फिर पूछा, ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक अभी कहां पर हुई, तो आंसर हो जाएगा बंगलुरु में। सुप्रीम कोर्ट ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया? सुरक्षित फुटपाथ पर चलने को। नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक काजुओ इशिगुरो का नया उपन्यास आने वाला है, अगले साल आएगा, नाम क्या है? मिस लैम्बर्ट स्टेप्स अब्रोड डेंजर। फिर पूछा था, विश्व फार्माकोपिया की 16वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक अभी कहां पर हुई, तो ब्राजील में हुई। और महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक क्रिकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गई हैं? दीप्ति शर्मा बन गई हैं। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखें और सेशन एंड करें। तो पूछा था कल कि डीआरडीओ ने एक बख्तरबंद लड़ाकू वाहन को लॉन्च किया है, नाम क्या है उसका? तो आंसर होगा विक्रम VT-21 इसका नाम है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।